Hello students, welcome again in fourth part of chapter 2 microorganisms और सूक्ष्म जीव for class 8। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो भोजन को खराब करके उसको विषैला बना देते हैं और उससे हमें जो है भयंकर रूप से रोग होते हैं या कभी कभी उससे जो है मृत्यु भी हो सकती है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि भोजन को खराब होने से कैसे रोका जा सकता है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीव हैं उनको बढ़ने से रोका जा सकता है, किन किन तरीकों से हम भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। साथ ही साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में भी इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। और लास्ट अभी तक अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर विजिट करके आप लास्ट 3 पार्ट जो है उनको देख सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट फूड प्रिजर्वेशन यानी खाद्य परिरक्षण यानी भोजन को खराब होने से बचाना। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो ग्रेन है, जो बीज हैं, उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं और उनकी स्टोरेज जो है वो कैसे की जाती है। ठीक है, हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। घर पे जो भोजन है उसको हम कैसे प्रिजर्व करते हैं। काफ़ी बच्चों को ये पता भी होगा, हम कभी फ्रिज में रखते हैं या उसको गर्म करते हैं। कुछ ऐसे तरीके जो है अपनाकर हम भोजन को खराब होने से बचाते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। यानी जो ब्रेड बच जाता है, रोटी बच जाती है, तो उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी ही वो खराब होने लगती है फंगस के कारण यानी कवक के कारण। माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल्स अवर फूड। स्पॉइल्ड फूड एमिट बैड स्मेल। जो फूड खराब हो जाता है, संदूषित भोजन हम उसको कहते हैं, उससे दुर्गंध आने लगती है। एंड इट हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर। यानी उसकी स्मेल भी खराब हो जाती है और उसका टेस्ट भी जो है वो चेंज हो जाता है, स्वाद भी उसका खराब हो जाता है। आपको क्या लगता है कि जो भोजन का खराब होना है वो कैसा एक चेंज है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? ऑब्वियसली वो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है जिसके कारण जो खाना है वो खराब हो जाता है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली जो है वो कुछ आम खरीदे उसने, लेकिन कई दिनों तक उन्हें वह खा नहीं पाई। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड। बाद में उसने देखा कि वो खराब हो गए हैं, एंड रॉटन, सड़ गए हैं। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ये बात हम सबको पता है कि जो हमारे घर में अचार जो है हम डालते हैं वो बहुत टाइम तक खराब नहीं होता। तो ऐसा क्यों? सी इज कन्फ्यूज। वो जो है कन्फ्यूज है। लेट्स स्टडी द कॉमन मेथड्स टू प्रिजर्व फूड इन अवर होम्स। तो हम अब कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जिन मेथड्स को अपनाकर हम अपने घर में भोजन को खराब होने से बचाते हैं। वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हम जो है इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय कैसे कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है केमिकल मेथड यानी रासायनिक उपाय। Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Salts यानी नमक और जो तेल है, ठीक है, इनका उपयोग करके सूक्ष्म जीव जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी ग्रोथ को रोका जाता है। Therefore, they are called preservative. आप सबको पता है, आपने अगर बोतल देखी हो, जैम की बोतल है या कोई भी इस तरह का जो हम मार्केट से खाने की चीज़ें खरीदते हैं, तो उसमें आप ध्यान से देखना उसके कंटेंट्स में प्रिजर्वेटिव लिखे हुए होते हैं कि क्या इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं। तो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव ये इस तरह के केमिकल्स हैं, रसायन हैं जो भोजन को खराब होने से रोकते हैं, तो उनको बोला जाता है प्रिजर्वेटिव्स। We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. तो सॉल्ट में जो हमारा पिकल है उसमें भी कुछ इसी तरह के जो है प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं, जैसे सॉल्ट डाला जाता है या हम उसमें सिरका डालते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड, सिरका डाला जाता है। उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनकी वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड,
ठीक है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये जो है दीज आर द कॉमन प्रिजर्वेटिव, ये कॉमन केमिकल प्रिजर्वेटिव हैं जो खाने में डाले जाते हैं। These are also used in the jam and squash, जो जैम और स्क्वैश की बॉटल होती हैं उनमें भी ये जो है डाले जाते हैं टू चेक देयर स्पॉइलेज, जो इनको खराब होने से बचाते हैं। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट जो नमक है उससे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। ये जो सॉल्ट है ये मांस और मछली को जो है खराब होने से रोकता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इनको सॉल्ट से कवर कर दिया जाता है जिससे जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ नहीं होती। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टेमरिंड। इसके अलावा जो सॉल्टिंग की जाती है, नमक का उपयोग किया जाता है, वो आंवला है, जो कच्चे मैंगो हैं, ठीक है, इमली है, उनको भी प्रिजर्व करने में काम में लाया जाता है। इनसे ये चीज़ें भी खराब होने से बचाई जा सकती हैं। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। चीनी द्वारा कैसे परिरक्षण किया जाता है? जो जैम है, जेली, स्क्वैश, दीज ऑल आर प्रिजर्व बाय शुगर। इनमें शुगर डलता है और शुगर क्या फंक्शन है शुगर का, कैसे शुगर जो है चीनी है वो काम करती है ताकि ये खराब ना हो? शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट। ये हमने पहले भी पढ़ा है, जितनी ज़्यादा मॉइस्चर होता है उतनी ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ वो ज़्यादा होती है। तो शुगर क्या करता है? इट रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, जो नमी है उसमें कमी आती है, विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। तो इससे जो संदूषण करने वाले जीवाणु हैं उनकी वृद्धि को नियंत्रित ये करती है। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यानी तेल और सिरका। सिरका हमने भी बताया, सिरका क्या होता है? डाइल्यूट एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, उसको सिरके जो है उससे सिरका तैयार किया जाता है। 5% एसिटिक एसिड जो है वो क्या होता है? सिरका। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। जो पिकल्स होता है, अचार होता है, उसमें भी हम क्या डालते हैं? उसमें तेल डालते हैं, सिरका डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि ये जो ऑयल एंड विनेगर है इससे जीवाणु जो है वो मर जाते हैं, वो जीवित नहीं रहते, जिससे जो अचार है, पिकल है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक परिरक्षित करके रखा जा सकता है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। जो सब्जियां हैं, फल है, मछली, मांस, ये सभी जो है इस विधि द्वारा परिरक्षण किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम मेथड देखें तो वो है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी गर्म एवं ठंडा करना। इससे आपके दिमाग में आ गया होगा कि किस तरह से हम परिरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। गर्म की बात करें तो जैसे दूध है उसको हम बॉयल कर सकते हैं। ठंडे की बात करें तो फ्रिज में रख के उसको जो है प्रिजर्व किया जा सकता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। तो हमने देखते हैं कि जो दूध है उसको उबाल कर रखा जाता है। बॉइलिंग करने से क्या होता है? बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि देखिए एक पर्टिकुलर तापमान पर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो हैं वो जीवित रह सकते हैं, लेकिन उस तापमान के ऊपर अगर किसी चीज को गर्म किया जाएगा तो वो नष्ट हो जाएंगे। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। तो अधिक तापमान हो या बिल्कुल कम तापमान हो तो जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी ग्रोथ वो रुक जाती है, जिससे जो फूड है उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। Why does the milk that come in packets not spoil? My mother told me that milk is pasteurized. What is pasteurization? तो देखिए आपको पता है कि फुल क्रीम, टोन्ड, ये जो मिल्क आता है पैकेट्स में, ये इतनी जल्दी खराब नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो दूध जो है पैस्चराइज होता है, पाश्चरीकृत होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये पाश्चरीकरण क्या है? तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। पाश्चरीकरण क्या होता है, उसको कैसे जो है पैकेट्स में पाश्चरीकृत किया जाता है।
Pasteurized milk can be consumed without boiling, यानी जो पैकेट का दूध है उसको हम बिना बॉइलिंग किए भी उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसके अंदर है, माइक्रोब्स उसके अंदर हैं, वो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसका पाश्चरीकरण किया गया है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। जो दूध है उसको उबाला जाता है 70 डिग्री तापमान पर, ठीक है, 15 से 30 सेकेंड के लिए, एंड देन सडनली चिल्ड, और फिर एकदम से उसको एकाएक ठंडा करके उसको स्टोर कर लिया जाता है। अब जो ये दूध है इसके अंदर जीवाणु बिल्कुल नहीं है और इसको ऐसे के ऐसे हम यूज कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को बोला जाता है पाश्चरीकरण, ठीक है। और जो दूध होगा वो क्या होगा? पाश्चरीकृत दूध होगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ऐसा करने से जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो एक तरह से रुक जाती है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, ठीक है। प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर। हु इज लुइस पास्चर? लुइस पास्चर इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इट इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज पाश्चराइजेशन, पाश्चरीकरण कहते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packet to prevent the attack of microbes. आप सबको पता है कि जो फूड है वो अगर एयरटाइट पैकेट्स में डाल के रखा जाता है उससे भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनकी वृद्धि को रोका जा सकता है, ठीक है। सो मेवे या सब्जियां ये सब जो है इस तरह के वायुरोधी सील पैकेटों में डालकर बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से उनकी सुरक्षा हो पाती है। सो ये कुछ जो है तरीके हैं जिनसे हम जो फूड है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। सो यहाँ पर हम उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। You have learnt about the bacterium rhizobium in classes 6th and 7th. आप 6th 7th में भी ये चीज़ पढ़ चुके हो कि किस प्रकार जो फलीदार पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनकी जो रूट्स हैं, जड़ हैं, उनमें इस तरह की गांठें जो हैं वो पाई जाती हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी पल्सेस। Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plant. अब ये जो रूट की नोड्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो गांठ हैं, रूट नोड्यूल्स, इनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जीवाणु। और वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं? वो बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं। उसके अलावा एजिटोबैक्टर नामक भी जो बैक्टीरिया है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स में, सच एज बीन्स एंड पीज with which it has a symbiotic relationship. अब इसका क्या मतलब है? जो सेम और मटर जो एक सहजीविता है, इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो रूट नोड्यूल्स हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इनके अंदर प्रेजेंट हैं जीवाणु, बैक्टीरिया। उनको खाने के लिए चाहिए तो वो क्या करते हैं? वो जो प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, इनसे जो है अपना भोजन लेते हैं। अब सहजीविता का मतलब क्या है? सहजीविता का मतलब है एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है। दोनों जो है एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं। तो जो जीवाणु हैं उन्होंने तो भोजन ले लिया किससे? प्लांट से। लेकिन प्लांट्स को क्या मिलेगा इससे? तो प्लांट्स को क्या मिलता है? जो एटमॉस्फेयर, हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन है, कितने परसेंट नाइट्रोजन है? 78%। लेकिन प्लांट्स जो है इस 78% जो नाइट्रोजन है इसका 1% पार्ट भी डायरेक्ट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होगा? लेकिन नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ही जरूरी जो है एक न्यूट्रिएंट्स है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया हैं, ये क्या करेंगे? ये प्लांट्स की क्या करते हैं? एक तरह से जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। और ये जो हेल्प करने का प्रोसेस है, यही प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। और इससे फिर प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और ये जो आपसी तालमेल का संबंध है
बैक्टीरिया का और प्लांट्स का, यही इनके बीच में सहजीविता का संबंध है। नाउ समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। जो एक्शन ऑफ लाइटनिंग होता है यानी जो बिजली कड़कती है उससे भी क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो कुछ अमाउंट में फिक्स होती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में वो स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा क्यों? यू मे वंडर हाउ। तो यहाँ पर जो एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं यानी पल्सिस प्लांट्स, यानी जो दाल के पौधे हैं, दलहन जिसको हम बोलते हैं, लेग्यूम पौधे, इनके अंदर ये रूट नोड्यूल्स जो है पाए जाते हैं। अब इनके अंदर पाए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा, वो इन्हीं जो पौधे हैं इन्हीं के द्वारा होता है। और जितना ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा उतना ही ज़्यादा इनके अंदर क्या होगा? प्रोटीन होगा। और यही कारण है कि जो दालें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबको पता होना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड कि किस प्रकार से नाइट्रोजन का प्लांट्स यूज़ भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होती है, जो हमारा पर्यावरण है उसमें उसका जो कंसंट्रेशन है, जो मात्रा है वो फिक्स रहती है। वो किस कारण? वो नाइट्रोजन साइकिल के कारण, यानी नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र को समझने का प्रयास करते हैं। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। कितनी परसेंट नाइट्रोजन गैस? 78। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन। जो नाइट्रोजन है वो सभी जो सजीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके लिए बहुत ही आवश्यक एक संगठक है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि प्रोटीन, ठीक है, पर्णहरित न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। सो ये जो नाइट्रोजन है इसी से प्रोटीन बनता है। क्लोरोफिल में भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें भी, विटामिन्स में भी, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ना हम उनको डायरेक्ट ले सकते हैं नाइट्रोजन को और ना ही प्लांट्स। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into compounds of nitrogen. कुछ बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में इनको बदल देते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यौगिक। Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. अब जब नाइट्रोजन यौगिकों में बदल गई, नाइट्रोजन यौगिक कौन से होंगे? नाइट्राइट होगा, नाइट्रेट्स होंगे, ठीक है। जो नाइट्रोजन है वो जब नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में बदल जाती है तो प्लांट्स उसको यूज कर सकते हैं। प्लांट्स कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि जो नाइट्रेट्स हैं वो पानी के अंदर, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर वो घुल जाते हैं और सॉइल में चले जाते हैं। और सॉइल में जाने के बाद प्लांट्स जो पानी जब एब्जॉर्ब करते हैं, रूट जो है, तो रूट सिस्टम के थ्रू जो नाइट्रोजन है नाइट्रेट्स की फॉर्म में वो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। और उसी ऐसे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है और दूसरे जो कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं। फिर क्या होगा? एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट देयर प्रोटीन। अब हम जो हर्बीवोर्स हैं वो क्या करेंगे? वो प्लांट्स को खाएंगे और जो प्रोटीन, प्लांट्स के अंदर जो प्रोटीन बना है वो हमारे बॉडी में चला जाएगा। यानी सबसे पहले क्या हुआ? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया के कारण किस में बदल गए? नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स पानी में सोल्यूबल हैं, पानी में घुलने के कारण प्लांट्स उनको ले लेंगे। फिर क्या होगा? प्लांट्स के अंदर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। किससे? नाइट्रोजन से। और उनको हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में भी जो प्रोटीन है वो चला जाएगा और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स जाएंगे। When animal and plants die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound. और जो प्लांट्स और एनिमल डाई हो जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजिशन कर देते हैं और हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है, नाइट्रोजन जो कंपाउंड है, वो सारे जो है कन्वर्ट होके वापस जो है किस में चले जाते हैं? सॉइल में चले जाते हैं। फिर दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं कि जो बॉडी है उसको डिकम्पोज करके और जो प्रोटीन है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है, नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं
उससे जो नाइट्रोजन गैस है उसको फ्री कर देते हैं और नाइट्रोजन गैस कहाँ चली जाती है, वापस एटमॉस्फेयर में। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. और इससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो लगभग स्थिर रहती है। तो आई होप आपको ये कंप्लीट साइकिल समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम नाइट्रोजन साइकिल देख लेते हैं कैसे है। तो सबसे फर्स्ट क्या है कि एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन, ठीक है, वायुमंडल में प्रेजेंट है नाइट्रोजन। अब इस वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको कुछ तो फिक्स होती है, लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन, यानी तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ जो है स्थिरीकरण होता है बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है एजिटोबैक्टर, और दूसरा कौन सा है, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो नाइट्रोजन यौगिकों में इसको परिवर्तित कर देते हैं। अब जो नाइट्रोजन यौगिक है, नाइट्रेट है, वो जो है किस में चला जाएगा, सॉइल के अंदर चले जाते हैं। सॉइल से किसके अंदर चले जाएंगे, सॉइल से जो है प्लांट्स उनको यूज कर लेंगे, पौधों द्वारा वो अवशोषित कर लिए जाएंगे। उसके बाद एनिमल यानी जंतु जो है पौधों को खाएंगे, एनिमल्स ईट प्लांट्स, और वो एनिमल्स के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ अगर होती है तो दोबारा डिकम्पोजिशन होता है, और जो वेस्ट है वो वापस किस में चला जाएगा, कंपाउंड्स जो है वो सॉइल में जो कन्वर्ट हो जाएंगे। और सॉइल के अंदर क्या होगा, जो दूसरी तरह के बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं उनको। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उनको वापस गैस की फॉर्म में उनको बदल देते हैं। जीवाणु जो है क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो आई होप आपको ये कंप्लीट नाइट्रोजन चक्र जो है वो क्लियर हो गया है, और इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो भी सारे क्लियर हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर को स्टडी करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे, एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक्स फॉर योर अटेंशन। स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।